नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आज भौगोलिक चिंतन के तृतीय सत्र में हैं। हम एक बार पुनः पिछले 2 सत्रों का संक्षिप्त विवरण एक बार देखते हैं, इसके बाद हम आज का चर्चा करेंगे। हम लोगों ने भौगोलिक चिंतन या भूगोल विषय के उद्भव एवं विकास को 2 खंडों में बांटकर अध्ययन किए थे। पहला चिर संवतकालीन और दूसरा आधुनिक भूगोल, आधुनिक एरा। चिर संवत काल में हम लोगों ने देखा था कि एक 700 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी तक जो भूगोल विषय का विकास हुआ, उन देशों का क्रम, उन देशों के विद्वानों का, उन प्रदेशों के विद्वानों का क्या योगदान रहा, इन विषयों में हमने चर्चा किया। और इसके बाद आधुनिक भूगोल में हम लोगों ने देखा कि 1800 ईस्वी के बाद का, 18वीं 19वीं शताब्दी के ईस्वी के बाद अब तक जो भूगोल विषय का विकास हो रहा है, इसे हम आधुनिक एरा में रखेंगे। अब बीच में 400 से लेकर के 1800 ईस्वी तक का काल जो रहा, उन कालों में, उन कालक्रम में क्या भूगोल विषय का विकास हुआ, अवरुद्ध हो गया, क्या हुआ, इसके विषय में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि 400 से लेकर के 1200 तक का काल पूरे यूरोपीय देशों में डार्क एज रहा, पूरा दुनिया में डार्क एज रहा, क्योंकि सारी दुनिया धर्म के प्रभाव में चली गई थी। और जिन क्षेत्रों में धर्म का व्यापकता बढ़ जाती है, उन क्षेत्रों में वैज्ञानिक चिंतन का अभाव हो जाता है। लेकिन इसी एरा में एक ऐसा मुल्क था, एक ऐसा कंट्री था, एक ऐसा प्रदेश था जहां भूगोल का विकास काफी बड़े पैमाने पर हुआ। वह था अरबी मुल्क में इस समय भूगोल विषय का विकास काफ़ी अधिक हुआ। अरब में अनेक भूगोलवेताओं का इस समय योगदान रहा, जिन्होंने समय और दिशा का ज्ञान, दूरी का ज्ञान इन्होंने खोजा। समय, मूल रूप से समय, टाइम और दिशा का इन्होंने बेहतर जानकारी उपलब्ध की। आज भी आप देखेंगे कि एक इस्लाम भी यदि नमाज पढ़ते हैं तो उन्हें एक सटीक समय का ज्ञान होता है और एक सटीक दिशा का ज्ञान होता है। भारत के किसी कोने में होंगे तो उनका जो अपने मुल्क जिन्हें वो मानते हैं, वह अरब मुल्क जिन्हें वो मानते हैं कि नहीं, हमारा धर्म का जो सेंटर है वो अरब में है, तो यहाँ से पश्चिम दिशा में है, तो ट्रेन में भी वो किस दिशा में है। साथ ही साथ वे टाइम और दिशा का बड़े पंक्चुअल होते हैं। उनके चीज़ों में ये आ गया, उनके जीन में ये चीज़ें आ जाती, उनके विकास का क्रम, वो आधार ही वह रहा उन क्षेत्रों में। तो 800 से 1200 के बीच में एक ऐसा मुल्क था कि डार्क एज में भी भूगोल का विकास हो रहा था, लेकिन इन भूगोलवेताओं का उतनी मान्यता आधुनिक काल में नहीं रह गई, या फिर इन भूगोल के विकास के कालखंडों का, इन भूगोल विषयों का, उन ग्रंथों का उतनी मान्यता नहीं रह गई जितना आधुनिक भूगोल में व्यापकता मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी धर्म से प्रभावित था, उनमें वैज्ञानिक चिंतन का अभाव था। फिर 1200 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो काल रहा, ये पुनर्जागरण का काल रहा। इनमें भी बड़े बड़े भूगोलवेता या भूगोल के विकास, विषय के विकास में, उत्थान में काफ़ी मदद मिली और भूगोल विषय का विकास धीरे धीरे आरंभ हुआ। तो हम और 18वीं शताब्दी के बाद का जो काल रहा, यह आधुनिक भूगोल का रहा। तो हम लोगों ने इस प्रकार से हमने भूगोल का एक कालखंड और एक पूरे समरी, एक संक्षिप्त को हमने देखा था। आज हम चर्चा करेंगे रोम में भूगोल विषय का विकास, भूगोल विषय कैसे डेवलप हुआ, रोम में रोमन भूगोलवेताओं का क्या योगदान रहा, रोम में किन क्षेत्रों में रोमन भूगोलवेताओं ने योगदान दिया। तो आरंभ समय में हम लोगों ने देखा कि चिर संवतकालीन, जिसमें 700 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी तक का काल रहा, इन क्षेत्रों में यूनान और रोम का, इन कालखंड में यूनान और रोम का ही प्रभाव था। यूनानी भूगोलवेताओं ने मूल रूप से खगोल विज्ञान, हालांकि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया, लेकिन इनका जो मूल कार्य थे वो खगोल विज्ञान और प्राकृतिक भूगोल के क्षेत्र में अधिक रहा। जबकि यूनान में खगोल विज्ञान एवं प्राकृतिक क्षेत्रों में ज़्यादा योगदान दिए, उन्होंने उस पर ज़्यादा बल दिए, उनके खोज, उनके इन्वेंशन में ज़्यादा बल दिए। लेकिन रोम में मानव भूगोल के विषय में अधिक
जानकारियाँ उपलब्ध मिलती हैं। और रोम के बहुत बड़े विद्वान महान चिंतक स्ट्रैबो का अतुलनीय योगदान रहा। स्ट्रैबो महोदय रोम के एक ऐसे विद्वान रहे जो पूरा रोमन काल को ही स्ट्रैबो के काल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने रोम के साम्राज्य, नगर, पतन, बंदरगाह, साथ ही साथ सड़क, परिवहन एवं अन्य प्रकार के मानवीय गतिविधियों का अध्ययन किया। साथ ही साथ उन्होंने राज्यों के सीमांकन, साम्राज्यों के सीमांकन का भी वर्णन किया। अब है प्रदेश की चर्चा बार बार आती है, तो थोड़ा हम शॉर्ट में प्रदेश समझ लें। प्रदेश क्या होता है, क्योंकि इन्होंने प्रदेश को भौगोलिक रूप से सीमाओं का वर्णन नहीं किया, इन्होंने राजनीतिक, क्योंकि जब होती है या भौगोलिक चीजें होती है तो वह, हालांकि सीमा आमतौर पर राजनीतिक माना जाता है, पॉलिटिकल माना जाता है, जो कि वो मानव भूगोल का परिचायक होता है। लेकिन प्रदेश में आप देखेंगे कि प्रदेश वह एक क्षेत्र होता है, भौगोलिक रीजन होता है, जो एक ही क्षेत्र, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में वहाँ के रहन सहन, कल्चर, सामाजिक व्यवस्थाएं, वहाँ के प्राकृतिक संबंध, वहाँ के जलवायु, वहाँ के वनस्पति, वहाँ के जीव जंतु लगभग एक प्रकार के होते हैं और समरूप होते हैं, और दूसरे रीजन से, दूसरे भौगोलिक प्रदेश से भिन्न होंगे, विशिष्ट होंगे, भिन्न होंगे, अलग होंगे, एवं खुद में अपने आप में वह विशिष्ट होते हैं। उनकी अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक गरिमा होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि प्रदेशों का सीमांकन यदि आप लाइन खींच करके कर दें किसी चीज को, तो उससे सटा जो प्रदेश रहेगा, लाइन से यदि पॉलिटिकल मैपिंग करते हैं तो उससे सटा जो प्रदेश रहेगा उसकी रहन सहन मैच करती है, उसका खान पान मैच करता है। जैसे हम सपोज करें, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को हम लाइन के माध्यम से एक पॉलिटिकल लाइन देते हैं, तो हमारा रहन सहन पश्चिमी पंजाब का जो हमारा है और उधर का जो पूर्वी पंजाब होगा पाकिस्तान क्षेत्र का, वो लगभग मैच करेगा, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं है। ज्योग्राफिकल कंडीशन वो एक है, उसकी जो सीमाएं हैं वो मानचित्रण है हम लोगों ने किया है, यानी कि मानव भूगोल का यहाँ तत्व समाहित है। लेकिन प्रदेश जो होती है वो भौगोलिक रीजन होता है। नदी के द्वारा यदि कोई भौगोलिक क्षेत्र अलग हुआ है, पहाड़ के द्वारा अलग हुआ है, पठारों के द्वारा अलग हुआ है, या अन्य द्वीप समूहों के द्वारा अलग हुआ है, तो जंगलों के द्वारा अलग हुआ है, यानी कोई भी प्राकृतिक डिवीजन के द्वारा जब अलग होते हैं तो उसकी रहन सहन, वहाँ के उसके भूपृष्ठ, वहाँ के जलवायु, वहाँ के क्लाइमेटिक दशाओं से वह प्रभावित होता है। तो ये प्रदेश का सिस्टम। प्रदेश की चर्चा हम इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम भूगोल पढ़ेंगे, जब भी हम भौगोलिक चिंतन पढ़ेंगे, तो प्रदेश की चीजें, प्रदेश शब्द का चर्चा बार बार आती रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए कि प्रदेश आखिर क्या होता है, प्रदेश का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम लोगों रोम में जो भूगोल विषय का विकास हुआ उसमें स्ट्रैबो बड़े विद्वान रहे, वहाँ के बहुत महान चिंतक रहे। इन्होंने नगर, वहाँ के साम्राज्य के सीमाओं का अवलोकन, उन्होंने साथ ही साथ परिवहन का एवं अन्य प्रकार के चीज़ों का उन्होंने अवलोकन किया, उसका अध्ययन किया, और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, ज्योग्राफिया इनसाइक्लोपीडिया। और इसी के माध्यम से उन्होंने व्यापक स्तर पर, उसमें रोम में एक काफ़ी बड़े विद्वान माने जाते थे, बहुत बड़े विद्वान। इनको पहले भी हमने कहा कि इन्हें स्ट्रैबो को रोमन काल, स्ट्रैबो के नाम से ही पूरा रोमन काल कहा जाता है। और रोमन साम्राज्य की जो उपज थी, रोमन साम्राज्य का जो मानसिकता था, उसके चीज़ें थी, उसमें स्ट्रैबो की उस पर, स्ट्रैबो के सोच पर, उसके स्ट्रैबो के मानसिक गतिविधियों पर उसका व्यापक प्रभाव था। स्ट्रैबो ने एक शब्द दिया था ओक्यूम, ओक्यूम शब्द की या ओक्यूम एक सिद्धांत डेवलप किया स्ट्रैबो महोदय ने, और इसी सिद्धांत के आधार पर रैटजेल, जो जर्मनी के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के जनक भी कहे जाते हैं, तो उन्होंने इन्हीं ओक्यूम के सिद्धांत पर वातावरण नियतिवाद के भी, पर्यावरण नियतिवाद, वातावरण नियतिवाद के भी जनक कहे जाते हैं रैटजेल महोदय। इन्होंने ऑक्यूमेन का सिद्धांत दिया। ऑक्यूमेन का मतलब होता है कि मानव का निवास स्थान या आवास स्थान, अधिवासी स्थान।
उन्होंने कहा रेटजेल महोदय ने कि मानव वहीं आवासित करेगा, मानव का आवास स्थान वहाँ होगा जहाँ पर जलवायु और वहाँ की संस्कृति अच्छी होगी। यानी कि पूरे भौगोलिक प्रदेश में मानव का जो अधिवास होगा, निवास जो करेंगे, वह हर जगह एक समान नहीं होगा, वो भिन्न होते हैं। कहीं पर अधिक सघन होंगे, कहीं पर सघन नहीं होंगे, कहीं पर बिखरी अवस्था में रहेंगे, कहीं पर नगण्य रहेंगे। तो ये ऑक्यूमेन शब्द जो था वो रेटजेल महोदय ने ऑक्यूम के सिद्धांत पर ही उन्होंने आधार मान करके दिया। स्ट्रैबो के अलावा जो यहाँ और बड़े विद्वान रहे उसमें प्लिनी का, एक दूसरे बड़े विद्वान प्लिनी का भी विवरण मिलता है। रोमन साम्राज्य में, रोमन काल में, रोमन भूगोल को डेवलप करने में प्लिनी महोदय ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किया और इसके माध्यम से उन्होंने मानव के तथ्यों, मानव सिद्धांत या मानव की चीज़ों को आगे बढ़ाने का कार्य किया, मानव भूगोल को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसके पश्चात पोम्पियस मेला जैसे विद्वान भी यहाँ रहे और रोमन काल में, रोमन साम्राज्य में और रोमन भूगोलवेताओं के योगदान में इनका बड़ा योगदान रहा, रोमन भूगोल के योगदान में बड़ा योगदान रहा। पोम्पियस मेला ने डी कोरियोग्राफिया रचना किया और इन्होंने मानव तथ्यों के साथ साथ जीव विज्ञान से संदर्भित भी इन्होंने अवधारणा प्रकट की और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से रोम में भूगोल विषय का विकास काफी व्यापक स्तर पर हुआ। हम इस तरह से हम रोम का देख लिए चीजें। रोम में इस प्रकार से भूगोल विषय का विकास हुआ। यहाँ पर स्ट्रैबो सबसे बड़े विद्वान माने जाते रहे। तो आपसे एक चीजें यहाँ पर आएगी कि जब चिर संवत कालीन था, जब प्रश्न की कड़ी आपसे चलेगी, श्रृंखलाएं प्रश्न का भी चलेगा, हमारा बोर्ड भी हमने ले आया है। तो यूपीएससी, बीपीएससी और नेट जेआरएफ में कैसे ऑब्जेक्टिव आते हैं और यूपीएससी बीपीएससी में लिखने का पैटर्न, वहाँ का क्वेश्चन कैसे रहता है, तो वो चीज़ों को हम इस प्रश्न की श्रृंखला में हम देखेंगे। तो इसके बाद हम वो चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूनान और रोम, यदि पूरे चिर संवत काल का यह रहा चीज़ें, तो दोनों में अंतर क्या था। तो हमने चर्चा किया कि जहाँ एक और प्राकृतिक और खगोल विज्ञान के विकास में यूनानी भूगोलवेताओं ने ज़्यादा आकर्षित किया, उस चीज़ों को बढ़ाने का काम किया। तो रोम वासियों ने, रोमन भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल के संदर्भ में व्यापक विकास करने का प्रयास किया और उन चीज़ों का अध्ययन अधिक से अधिक हुआ, जिसमें स्ट्रैबो सबसे बड़े भूगोलवेता माने जाते हैं। स्ट्रैबो के नाम से ही पूरा रोमन काल को जाना जाता है, स्ट्रैबो के काल को से ही पूरा रोमन साम्राज्य का बोध होता है। धन्यवाद। आगे की सेशन अगले बार 2 दिन पश्चात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।